स्टूडेंट्स मोर ऑन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन, यानी कि कंटिन्यू करेंगे पिछले टॉपिक को ही। और उसमें हमने देखा था कि हम अगर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनमें एक जो है वो रेस्ट में है और दूसरा मूव कर रहा है, तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर एक पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करना चाहें तो उसके लिए गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। और फिर हमने ये भी देखा कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में के मुताबिक जो एक्सलेशन होगा पार्टिकल का, यानी कि अगर पार्टिकल जो है वो एक्सलेट कर रहा है, उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो एक्सलेशन होगा दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी एक्सलेशन जो है वो वही होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर पार्टिकल का मैस जो है वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जितना हमें मिल रहा है दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी उतना ही हो। और स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि जो मैस होता है ये इनवेरिएंट होता है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मैस इज इनवेरिएंट। मैस इज यानी कि मैस जो है वो चेंज नहीं होता, इनवेरिएंट के बजाय डज नॉट चेंज लिख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर रहेगा। चेंज डज नॉट चेंज 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 अकॉर्डिंग टू गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम जो एक्चुअली कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू गैलेलियन गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने देखा था कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास एक्सलेशन आया था ए, जो कि बराबर था दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सलेशन ए डैश के। तो अगर दोनों को हम जो है पार्टिकल के मैथ के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो भी बात जो है वो ठीक है, यानी कि एम ए इज इक्वल टू एम ए डैश जो है ये प्रोडक्ट भी जो है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल होगा। और एम ए हमें क्या देता है, फोर्स। और यहाँ पे एम ए डैश जो है ये भी हमें फोर्स देगा एफ डैश। इसका क्या मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर पार्टिकल पे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर पार्टिकल पे हमने फोर्स लगाई है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यानी कि ऑब्जर्वर एस डैश के लिहाज से फोर्स जो है वो बराबर होगी ऑब्जर्वर एस के लिहाज से फोर्स के। या हम ये भी कह सकते हैं कि पार्टिकल पे अगर एक फोर्स लगी है तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हम दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ही फार्मूले से, यानी कि न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज करते हुए हम दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक वो फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और वो सेम आएगी। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ हम दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में एक ही तरह से अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो हम दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में एक ही तरह से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन हैं, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन जो हैं वो हम इन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में इक्वली अप्लाई कर सकते हैं, इक्वली होल्ड करते हैं, एक ही तरह से जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, इक्वली होल्ड करते हैं दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में। तो फिर इस तरह से हमने देखा कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हो और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मूव कर रहा हो विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन जो हैं वो वैलिड हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिख लेते हैं यहाँ पे हम, न्यूटन्स सॉरी न्यूटन्स न्यूटन्स लॉज लॉज ऑफ मोशन लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड या होल्ड गुड, और वैलिड लिख लेते हैं, आर वैलिड फॉर बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, वैलिड फॉर both frames of references। ठीक है, ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए
जो है वो न्यूटन्स का लॉ जो है वो एक ही तरह से जो है अप्लाई हो सकता है, और उसी तरह से जिस तरह से नॉर्मल लाइफ में हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्योंकि रिलेटिव मोशन है, तो रिलेटिव मोशन में जो है वो हमने देखा था कि क्वांटिटीज़ का जो है इफेक्ट, रिलेटिविटी का इफेक्ट जो है वो क्वांटिटीज़ पे आता है। तो लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो इन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में जिनको हमने डिस्कस किया है, उसी तरह से जो है वो अप्लाई हो रहे हैं जिस तरह से नॉर्मली हम उनको अप्लाई करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। अच्छा जी। तो फिर हम जो है वो देखते हैं कि दोनों जो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं उनमें एक रेस्ट में है और दूसरा यूनिफॉर्म रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जब कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि उस वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम जनरलाइज करना चाहें अपनी इसी स्टेटमेंट को, क्योंकि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस थे, तो दोनों के लिए स्टेटमेंट को हम जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए जनरलाइज करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स laws of motion, laws of motion hold hold good, यानी कि दोनों में एक ही तरह से अच्छी तरह से अप्लाई होते हैं। गोल्ड फॉर inertial, for all inertial frame of references, for all inertial inertial frames of reference। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन जो हैं वो एक ही तरह से अप्लाई होंगे और वैसे ही अप्लाई होंगे जैसे क्लासिकल फिजिक्स में हम देखते हैं। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की बात की जाए, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टूडेंट वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो रेस्ट में भी नहीं होता और यूनिफॉर्म स्पीड में भी नहीं होता, बल्कि चेंजिंग वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं होता और चेंजिंग वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रहा होता है, यानी कि एक्सलेट कर रहा होता है, यानी कि उसमें एक्सलेशन होता है। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लॉज ऑफ मोशन जो है फिर हमें मॉडिफाई करना पड़ते हैं, फिर हम उनको एज इट इज़ अप्लाई नहीं कर सकते जैसे कि हम क्लासिकल फिजिक्स में अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है यूनिफॉर्म फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस इन यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन, जिसमें हमने देखा कि न्यूटन्स लॉज जो है वैसे ही होल्ड करते हैं। और जो हमने ये वाली स्टेटमेंट डिस्कस की है, एक्चुअली ये वाली स्टेटमेंट जो है ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पास्टुलेट है, जो कि आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो फिर इस तरह से एक्चुअली हमने आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रूफ जो है वो यहाँ पे देखा है।